भाई उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और पहली क्लास का पहला ही क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। और क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में आईआरसीटीसी जो आपकी चर्चा में रही है, आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। करंट एज ऑन 6 मई 2022 के अनुसार हम यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका है भाई आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग। इंडियन रेलवे कैटरिंग आपका चर्चा में है, कैटरिंग चर्चा में है। इंडियन रेलवे कैटरिंग चर्चा में है, सॉरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन चर्चा में। इसने ऐसा क्या कर दिया भाई जो चर्चा में है? देखिए सीधी सी बात करें, इसने ऐसा क्या कर दिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपका चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए क्लास शुरू करो उससे पहले बता दूं दोस्तों, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। जो मैंने ऑफलाइन आप लोगों के बीच में बात करी थी वो ये समझो कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज से नहीं, जो पीछे वाली क्लास भी थी वहां से शुरू हो चुकी है। 2-3 दिन कुछ डिस्टर्बेंस था क्लास में, छोटी क्लास बनानी पड़ी, कुछ थे इश्यूज थे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसलिए एक ट्रेन निकाली। पहले तो सबसे पहले बात करें किस मंत्रालय के अंदर आता है कॉर्पोरेशन आपका, तो ये आपका आता है रेल मंत्रालय के अंदर। कौन सा मंत्रालय आपका भाई? रेल मंत्रालय के अंदर ये आपका आता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अब चर्चा में क्यों? क्योंकि इसने एक ट्रेन चलाई है और आपका देखो अपना देश, कह सकते हो देखो अपना देश के द्वारा लॉन्च की गई है। उस स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। रामायण देश पर आधारित है आपकी ये ट्रेन, ठीक है भाई। कहां किस बेस पर आधारित? आपकी रामायण देश पर आधारित है। उसको लेकर के यहां पर इन्होंने ट्रेन चलाई। देश की पहली ऐसी ट्रेन है अपनी तरीके की, देश की पहली ट्रेन है भाई। कौन सी ट्रेन है देश की जो पहली ट्रेन जो इसने चलाई अभी हाल ही में? तो वो है भाई आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई है इसने। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। कौन सी ट्रेन होगी आपकी? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहां पर इसने चलाई है। यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को भारत की संस्कृति दिखाने के लिए, भारत के बच्चों को, भारत के बुजुर्गों को रामायण से संबंधित जो मंदिर स्थल है, धार्मिक स्थल, उन धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए इसने भारत की पहली ट्रेन चलाई आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर पूछेगा कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई किसने? तो आईआरसीटीसी क्या आपका कौन सा मंत्रालय के अंदर? तो रेलवे मंत्रालय के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसकी पहली ट्रेन है ये। अब क्यों चलाई है इसने, इसके ऊपर बात करेंगे। अब कहां से चलेगी, कहां जाएगी, ये सारी की सारी बातें। नंबर 1 अगला पॉइंट आपका, ये 8000 किलोमीटर का सफर करेगी भाई, सफर करेगी। पहला पॉइंट, कितनी चलेगी आपकी ये? 8000 किलोमीटर की यात्रा की अगर हम बात करते हैं, यात्रा कितने दिन की रहेगी? तो 18 दिन की यात्रा रहेगी। कहां से चलने वाली? अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कहां से चलने वाली है ये? आप तो नई दिल्ली कह सकते हो आप, नई दिल्ली से चलने वाली आपकी। दिल्ली में कहां से, कौन से स्टेशन से? सफदरजंग स्टेशन से चलेगी भाई। कहां से चलेगी आपकी ये? सफदरजंग जो स्टेशन है वहां से चलेगी, सफदरजंग स्टेशन से, याद रखना। और कहां पहुंचेगी आपका ये? तेलंगाना। अंतिम जो पड़ाव होगा इसका कहां पर होगा भाई? अंतिम पड़ाव तेलंगाना में भाई। तेलंगाना के अंदर क्या होगा इसका अंतिम पड़ाव होगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहां से चलेगी? दिल्ली से। कब चलने वाली है? तो 21 जून 2022 को चलेगी। दोस्तों क्लास को स्किप नहीं करना, जहां पर स्किप करेंगे वहीं पे क्वेश्चन गया और फिर मत बोलना, फिर मुझे मत बोलना भाई। 21 जून 2022 को पसीने भी आएंगे, हाथ भी पसीजेंगे, ठीक है। मुझे भी आ रहे हैं और आएंगे भी, बड़ी मेहनत करके आता हूं भाई आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए 2-3 दिन से मानता हूं मैं, पिछली 2-3 क्लासों के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस था हल्का फुल्का, अब आगे नहीं होगा, कंफर्म, ठीक है। सफदरजंग से चल करके, सफदरजंग स्टेशन से चल करके आपका तेलंगाना पहुंचेगी, जो कि अंतिम पड़ाव होगा। और वहां से वापस कहां से? वापस तेलंगाना से कहां पहुंच जाएगी आपकी?
दिल्ली, वापस तेलंगाना से दिल्ली पहुंचेगी आपकी, ठीक है। इस ट्रेन के अंदर होगा क्या, सबसे पहले तो कोविड के चलते आपको सैनिटाइजर किट दी जाएगी, साथ में क्या होगा, सुरक्षा गार्ड दिए जाएंगे आपको, एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाएगा आपको। और जहां पर जो मंदिर इन्होंने दिखाना, रामायण बेस्ड आधारित रहेंगे, जो मंदिर इन्होंने दिखाना, जहां तक ट्रेन नहीं जाती है वहां से आगे आपको ले जाया जाएगा बस के रास्ते, सड़क के रास्ते आपको उस मंदिर तक, जैसे कि जनकपुरी के अंदर ले जाया जाएगा आपको, तो सड़क के रास्ते वहां जनकपुरी में ले जाया जाएगा। यहां क्वेश्चन भी पूछेगा कि इस ट्रेन के द्वारा सड़क के रास्ते ले जाकर के कौन सा आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराया गया, तो सीता माता का जो जन्म था जिस जगह पर हुआ था, जहां पे जानकी रामचंद्र जी मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, हर स्टेशन पर रुकेगी, हर स्टेशन पर वहां आपको समय दिया जाएगा, खाना पीना सब कुछ पूरा का पूरा ताजा खाना मिलेगा, पूरा का पूरा सब कुछ इन्हीं का रहेगा भाई। भारत ये क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की यहाँ पर एक ये सुविधा की गई है। चलिए कहां से कहां पहुंचेगी, और पॉइंट आप लोगों को जो आगे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये तो एक ऐसी जानकारी है जो अपने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि मैं मेरे पेरेंट्स को ये दर्शन करा दूं भाई, ठीक है, तो आपके लिए जीवन के लिए भी ये काफी अहमियत रखने वाली बात है भाई, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर चलेगी स्वदेश दर्शन, क्या भाई आपका स्वदेश दर्शन योजना रामायण, स्वदेश दर्शन योजना रामायण योजना के रामायण सर्किट पर ये चलने वाली है, रामायण सर्किट पर चलने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर ये चलने वाली है, ये भी आप लोगों का बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, आपका ये जो ट्रेन, इसके अंदर क्या होंगे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा का संबंध, पूरी की पूरी बात मैं यहाँ पर बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है भाई, ओके। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये थीम बेस्ड रहेगी, उद्देश्य क्या है, देखो अपना देश के तहत इसे लॉन्च किया गया। ट्रेनों का केंद्र सरकार किसके द्वारा, एक चीज और लिखेंगे नोट डाल के, नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखो अपना देश, देखो अपना देश जो योजना है, उस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। किस योजना के, देखो अपना देश, उस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थीम बेस्ड है भाई, देखो अपना देश पहल के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आता कि पूछ लेगा सीधा सा, कहां से चली, दिल्ली से चली। पहला स्टॉपेज या कह सकते हैं कहां कहां मुख्य मैं अगर मैं यहाँ पर बात करूं कहां कहां पर रुकेगी आपकी, तो देखेंगे, ध्यान रखेंगे भाई, कहां कहां पर रुकेगी। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का ये है भाई, पहला है आपका अयोध्या राम जन्मभूमि है, ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे रुकेगी, राम जन्मभूमि के दर्शन होंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो बक्सर में रुकेगी। यहाँ पर क्या अभी आपका राम रेखा घाट और महर्षि विश्वामित्र, राम रेखा घाट कहाँ है, सीधा सा पूछ लेगा तो बक्सर के अंदर है। और जो मित्र हैं उनका जो आश्रम है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, यानी कि रामायण बेस्ड है, तो पूरी की पूरी वो चीजें यहाँ पर आपको दर्शन कराई जाएंगी जो श्री रामचंद्र जी भगवान से संबंध रखती हैं, रामायण से संबंध रखती हैं। तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीतामढ़ी, कौन सी भी आपका सीतामढ़ी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। सड़क मार्ग से कहां पर ले जाया जाएगा, सड़क मार्ग से, जो मैं बात कर रहा था आपका, सड़क मार्ग से जनकपुर ले जाया जाएगा, जहां पर रामचंद्र और जानकी जी का क्या है भाई, जानकी जी का मंदिर है, ये भी बड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका चौथा स्थान कौन सा है आपका, वाराणसी में इसको रोका जाएगा। और वाराणसी में क्या दिखाया जाएगा, सीता संहिता स्थल और चित्रकूट, सीता संहिता स्थल और चित्रकूट यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, चित्रकूट यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद अब आपका एक काम पूछेगी, पांचवी अगर हम बात करते हैं तो नासिक भाई, नासिक के अंदर आपको पता है कुंभ का मेला भी लगता है। नासिक के अंदर क्या पर यहाँ पर पंचवटी है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर है आपका, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और आपका क्या पंचवटी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी, पंचवटी यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद आपका कृष्ण कंधा भाई यहाँ पर लिख रहा हूं आपको, देखेंगे कृष्ण आपका जो किंधा है, कृष्ण किंधा यहाँ पर दिखाया जाएगा। छठे में आपका यहाँ पर क्या है, जहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जन्मस्थली क्या दिखाई जाएगी, यहाँ पर हनुमान जन्मस्थली यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है, हनुमान जन्मस्थली कहां पर है भाई। धार्मिक विरासत स्थलों के दर्शन किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका रामेश्वर, सातवें में कौन आपका रामेश्वर है, रामेश्वर भाई, ठीक है। और रामेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, धनुष कोडी क्या दिखाया जाएगा आपको, धनुष कोडी। और आपका क्या है,
नाथन स्वामी स्वामी मंदिर के भी दर्शन यहाँ पे कराए जाएंगे। और उसके बाद भाई आपका 8वां कांचीपुरम, 8वां क्या आपका कांचीपुरम भाई, कांचीपुरम में आपका क्या है शिव कांची और कामाक्षा मंदिर। कौन कौन से शिव आपका शिव कांची और कामाक्षा मंदिर यहाँ पर दिखाई जाएंगे। और अंतिम आपका भाई भद्राचल तेलंगाना, ये अंतिम ठहराव होगा। चलिए भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन था बड़ा जानदार और शानदार क्वेश्चन था। हमने बात करी यहाँ पर कि आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन कहां पर क्या कर रहा है, तो आईआरसीटीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, रेलवे मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ये भी आपको पता है देश की पहली ट्रेन है भारत कॉरिडोर ट्रेन का नाम जिसको जाना है नई दिल्ली सफदरजंग से चलेगी, आपकी कहां पर पहुंचेगी, आपकी ये तेलंगाना भद्राचल में बोलेगा, अंतिम ठहराव रहेगा। 8000 किलोमीटर का 18 दिन का सफर 21 जून 2022 से स्टार्ट होगा। और इसके अंदर पूरा कोविड का ध्यान रखा रहा है, फ्रेश खाना मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट के साधन मिलेंगे, सड़क के माध्यम से आपको जनकपुरी, जहां पर कहां पर है जनकपुरी जो सीता माता का जन्मस्थली, वहां पर भी ले जाया जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और जगह जगह पर ये रुकेगी, जहां जहां पर रुकेगी वहां पर आप लोगों के लिए ट्रेन को सैनिटाइजर किया जाएगा, ये भी ध्यान रहेगा। और पूरी की पूरी खाने पीने से लेकर के सारी चीजों का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा आईआरसीटी। और उद्देश्य केवल उद्देश्य के रामायण बेस्ड है, कह सकते हैं रामायण के सर्किट पर चलने वाली है। और देखो अपना देश इसके तहत इसको लॉन्च किया, केंद्र सरकार की योजना देखो अपना देश लॉन्च कब किया गया था, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं सीधा सा क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, देखो अपना देश योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है। देखो भाई कुछ लोगों ने पॉइंट दिया था कि सर आपकी थोड़ी सी ना राइटिंग, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग में हल्का सा सुधार करने के। साथ ही हम यहाँ पर बात करें स्पीड की भी बात आई थी, सर बहुत तेज बढ़ाते हैं आप, भाई फोन की स्पीड को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंटेंट मैंने ज्यादा देना तो थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी। और मैं होम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप मेरे साथ स्पीड पकड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा भी, आने वाले समय में आपके लिए बहुत बेहतर। अगर मैं स्लो, आप अपने फोन पर इस स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, जैसे भी आप इसको जो भी उचित लगे, जहां तक आपको जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करके आप लोग इसमें देख सकते हैं। रही बात राइटिंग की, तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो 1 से 3 बार आपके बीच में रिपीटेशन में आती है। और हाँ दूसरी बात है, क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैं बार बार आज एक नई मतलब काफी बार ये बात बोल चुका हूं मैं, अब इससे आगे नहीं बोलूंगा, जो स्किप करेगा वो खुद रुकेगा, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब मैं मेहनत कर रहा हूं पसीना आ रहा तो तुम्हें भी पसीना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका चर्चा में क्या गया, हाल ही में कुछ दिन पहले आपका बनाया गया था स्वतंत्रता सूचकांक। पहला ही क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था ये क्वेश्चन था। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक चर्चा में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक चर्चा में है। इसमें भारत का स्थान है कौन सा है, इसमें भारत का स्थान है कौन सा है। हम यहां पर बात करें किसकी, इसमें भारत के स्थान की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, लिख सकते हैं आपका भारत का स्थान कौन सा है, यहां पर ये बात हो रही। तो भारत के स्थान की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो स्थान आपका 150वां स्थान है भाई, 150वां स्थान है। यहां पर कितने अंकों को लेकर के 0 से लेकर के 100 अंकों तक यहां पर क्या किया गया है, इस सूचकांक को जारी किया गया। अंकों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया। अब बात आती है कि अंकों के आधार पर जब इस सूचकांक को जारी किया गया तो किस बेस पर, तो आधार की अगर हम बात करते हैं, आधार या अंक किस आधार पर मिलेंगे, यानी कि जो किया गया है तो ये अंक है आपके 5 आधार पर भाई। 5 आधारों में अगर हम बात करते हैं तो पहला आधार क्या आपका कानूनी ढांचा भाई, सॉरी भाई कानूनी ढांचा, ठीक है। दूसरा जो आधार आपका वो क्या है, राजनीतिक संदर्भ भाई आपका राजनीतिक संदर्भ। तीसरा क्या भाई आपका आर्थिक संदर्भ भाई, ठीक है। चौथा क्या आपका भाई सामाजिक संदर्भ भाई, सामाजिक संदर्भ, ठीक है भाई। और 5वां जो संदर्भ आ जाता है, 5वां संदर्भ कौन सा है, जिस आधार पर इसको लिया गया है तो वो आपका है भाई सुरक्षा। 5वां क्या भाई आपका भाई, 5वें की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा भाई। 5 संदर्भों के आधार पर इसको लिया गया है। कानूनी ढांचा, राजनीतिक संदर्भ कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति की संदर्भ की बात, सामाजिक और आपका सुरक्षा, इन 5 बेस के आधार पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे। जो 0 पॉइंट लेगा वो सबसे खराब प्रदर्शन है, सबसे जो खराब स्थिति है, खराब प्रदर्शन कौन सा रहेगा आपका,
तो जिसके पास 0 पॉइंट है, और सबसे अच्छा जो जिसके पास है 100 पॉइंट है, या 100 जो ज्यादा जैसे बढ़ेगा वो सबसे अच्छा रहेगा भाई, आपका सबसे अच्छा रहेगा। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा आपका। अब देखो यहां पर हमने बात करी भारत की, तो कौन से स्थान पर भारत आपका, भारत आपका भाई है, आपके बीच में बात हो रही है, भारत आपका 150वें स्थान पर है। ये अच्छी स्थिति नहीं है भाई, अच्छी स्थिति नहीं है आपकी, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात करते हैं तो फिर पहले नंबर पर कौन है आपका, तो पहले नंबर पर कौन है आपका ये देखेंगे। तो फर्स्ट 5 की हम यहां पर बात करते हैं, तो पहले नंबर पर आपका कौन है भाई, तो ये है आपके नॉर्वे भाई, आपका नॉर्वे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन आपका, डेनमार्क का है भाई, दूसरे नंबर पर डेनमार्क। तीसरे नंबर पर कौन आपका, स्वीडन है भाई, तीसरे नंबर पर कौन आपका, स्वीडन है। पहले 5 याद रखना, मैं ध्यान रखना, और आपने देख भी लिया है पीछे क्वेश्चन है, स्वीडन भाई। और चौथे नंबर पर कौन भाई आपका, ये है एस्टोनिया। चौथे नंबर पर कौन आपका भाई, ये एस्टोनिया भाई, एस्टोनिया। चौथे नंबर पर कौन आपका, एस्टोनिया है। और 5वें नंबर पर कौन आपका, फिनलैंड है भाई, 5वें नंबर पर कौन आपका, फिनलैंड है। 5वें नंबर पर कौन आपका, फिनलैंड है। टॉप 5 देश आपके ये हैं। अब बात आती है कि सबसे जो आपका कह सकते हैं जो सबसे निचला जो स्थान है, यानी कि 180वें नंबर पर कौन है, उसकी यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फिर ये आता है आपका कि 180वें स्थान पर कौन है। तो निचले स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो निचले स्थान पर कौन है आपका, सबसे नीचे 180वें स्थान पर कौन खड़ा है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता को लेकर के। तो 180वें नंबर पर कौन आपका भाई, ये है म्यांमार, सॉरी अपना नॉर्थ कोरिया भाई। दूसरे नंबर पर पीछे से यानी कि 179 पे कौन आपका भाई, 179 पे आपका इरिट्रिया, ठीक है, ओके। 177 नंबर पे कौन है भाई आपका, 178 पे, सॉरी 178 पे कौन आपका, ईरान है भाई, ईरान है। और 177 पर कौन आपका, तुर्कमेनिस्तान है भाई आपका। और 176 पर कौन आपका, 176 पर आपका म्यांमार है भाई, 176 पर कौन आपका, म्यांमार है। अब देखो हमने टॉप की बात करी, तो पहले सबसे पहले चलिए और एक बात कर देता हूं, एक बार पड़ोसी देश और देख लो, उसके बाद बात करता हूं। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आपको अचंभा होगा सुन करके। देखिए नेपाल आपका हमसे अच्छा भी है, नेपाल आपका 76 नंबर पर है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं आपका श्रीलंका, जहां पे खाना पीना रोटी की भी कमी हो रही है, वहां पर भी 46 है भाई आपका। साथ ही हम बात करते हैं कमीना पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान, अरे वाह 157, चलो ये शांति है हमारे को ना, ये शांति है। बांग्लादेश भी आपका, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 162 है। और साथ में चीन की अगर हम बात करें, ये और भी ज्यादा शांति है, 175 भाई। और म्यांमार आपके बीच में है 176। म्यांमार हम बात करें तो म्यांमार 176। चलिए हमने बात करी कि इसकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक चर्चा में है। यह सूचकांक के द्वारा भारत को कौन से नंबर पर रखा गया है, विश्व यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस किस प्रकार से अपना काम करता। प्रेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेस को आपको पता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा फोर्थ जो पिलर है वो किसे माना जाता है, प्रेस को माना जाता है। तो 3 पिलर कौन कौन से हो जाते हैं आपके, कार्यपालिका हो जाती है पहला पिलर, दूसरा कौन सा हो जाता है आपका न्यायपालिका, और तीसरा कौन सा हो जाता है विधानपालिका। विधानपालिका के पीछे भी गिन सकते हो आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा कौन सा हो जाता है आपका प्रेस। और तब जाकर के आपका लोकतंत्र क्या बनता है, मजबूत बनता है। इस बात को लेकर के आपका सूचकांक जारी किया गया है। उस सूचकांक में भारत कौन से 150वें नंबर पे है। और यहां मैंने नंबरों की बात करी, 0 से लेकर के 100 तक नंबर रहेंगे। और 5 आधार, कानूनी ढांचा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा, ये 5 आधारों पर ये नंबर दिए गए। तो इसमें टॉप पे कौन आपका, नॉर्वे है पहले नंबर पर, जो सबसे अच्छी यहाँ पर खुली प्रेस को स्वतंत्रता है कह सकते हैं। डेनमार्क का, स्वीडन है, एस्टोनिया और आपका फिनलैंड है। सबसे खराब हालत की नॉर्थ कोरिया की बात करें, उसके बाद कौन पड़ता है आपका, इटली 79, 178 पे आपका ईरान है, 177 पे तुर्किस्तान है, और 176 पे आपका क्या कौन है, म्यांमार है। यहाँ पर फिर हमने पड़ोसी देशों की बात, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में है भाई, नेपाल में 76 है, श्रीलंका भी हमसे अच्छी स्थिति कह सकते हो, 146 है, पाकिस्तान 157 है, बांग्लादेश 162 है, चीन 175 और म्यांमार की मैंने यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, सबसे पहले तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन जो कि हाल ही में अभी मनाया गया था, चर्चा का विषय रहा भी आपका, चर्चा का विषय रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे हर हालत में, ठीक है। और सूचकांक की मैंने बात करी, अब क्वेश्चन यहां पर आता है, इस सूचकांक को जारी कौन करता है,
सूचकांक को जारी कौन करता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर कि इस सूचकांक को जारी कौन करेगा। तो जारी वाले अगर हम बात करते हैं तो जारी को लेकर के अगर हम बात करें तो ये हमें आपका आरएसएफ इसको जारी करता है। आरएसएफ बोले तो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियरिया, रिपोर्टर्स नोट कर लेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन आपका ये, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर आरएसएफ इसको जारी करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि आरएसएफ किस प्रकार का संगठन, आरएसएफ ने सूचकांक को जारी की, गैर सरकारी भाई आपका गैर सरकारी संगठन है, ध्यान रखेंगे। किस प्रकार का संगठन आपका ये गैर सरकारी, कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय की बात करें तो ये भाई आपका कहां पर है, फ्रांस के अंदर है। फ्रांस में कहां पर भाई आपका, पेरिस में फ्रांस पेरिस में क्या इसका हेडक्वार्टर, किसका, आरआईएसएफ का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो फ्रांस पेरिस के अंदर है, फ्रांस पेरिस के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ओके। और अंतरराष्ट्रीय फ्रैंकोफोनी संगठन और यूरोप की परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है, इसको ये भी ध्यान रखेंगे। चलो इसको तो कोई वो नहीं है, इसका मुख्यालय याद रखेंगे, इसकी स्थापना, हाँ इसकी स्थापना कब की गई थी आरएसएफ की, ये ध्यान रखेंगे। विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को बरकरार रखने के लिए कह सकते हैं विश्व के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए सूचकांक जारी किया, किस देश की कैसी हालत है, आरएसएफ ने इस बात को आपके बीच में रख दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मेरी कमेंटमेंट के अनुसार अब अपने रस्तों पर चल पड़ा हूं, ध्यान रखना। 2-3 दिन से मानता हूं मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था क्लास में, अब नहीं होगा इससे आगे भाई, ठीक है, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको प्रॉपर क्लासें मिलेंगी आपको इसके बाद भाई, ठीक है। दूसरा ही क्वेश्चन था आपका जो कि चर्चा में था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका जो कि इससे भी बेहतरीन है। पहला क्वेश्चन आपका गौरवशाली ट्रेन की बात हो रही थी, टूरिज्म आईआरसीटी की बात हो रही थी, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था आपके बीच में, और अब आ रहा तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में बाहरें लेकर के। और याद रखना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, अब इसके बाद कभी क्लास को स्किप करने की नहीं सोचना, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? एथेनॉल संयंत्र सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों का कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित, यानी कि ग्रीनफील्ड अनाज पर आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा आपका, और ये संयंत्र लगाएगा। एथेनॉल बनाने का संयंत्र, एथेनॉल बोलते तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, हर रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, हर रोज पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल के अंदर एथेनॉल बनाया जाता है। वर्तमान में आपका ये 8 से 9% बनाया जाता है, और भारत का टारगेट है कि 20% बनाए, क्योंकि ये क्या करता है, प्रदूषण को कम करता है। एथेनॉल को पेट्रोल में बनाया जाता है, किससे बनाया जाएगा आपका, ये आपका मक्का से कह सकते हो, आप इसको गन्ने से कह सकते हो, यानी कि अनाज आधारित है, और ये पहला संयंत्र लगाया गया है। ये भी आप लोगों के बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए इसकी बात करते तो पहला संयंत्र, इस आंसर की बात करते तो कहां पर लगाया गया आपका भाई, बिहार के अंदर, बिहार में कहां लगाया गया आपका, ये बिहार में पहला ग्रीनफील्ड है, और ये मुख्यमंत्री ने अभी इसका उद्घाटन किया है। इस संयंत्र के लिए कितने पैसे दिए, 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना कौन कर रहा है, स्थापना की अगर हम बात करते पूछ लेगा तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड कहां लगाया गया है, ये तो बिहार में हो गया, कौन लगा रहा है, तो इसकी बात हो रही है बायोफ्यूल्स जो आपकी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लगाया गया भाई, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ये यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। शून्य तरल संयंत्र, ये कैसा रहेगा भाई आपका, इथेनॉल संयंत्र एक शून्य तरल निर्वहन ZLD संयंत्र है, यानी कि शून्य कार्बन का इससे कोई भी आपका लेना देना नहीं रहेगा। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा भाई, ठीक है, ओके। चलिए अगली बात करते हैं, कितनी भूमि में बनाया जाएगा,
तो ये 15 एकड़ भूमि में बनेगा बिहार में भाई, 15 एकड़ भूमि में बनेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसी की अगर हम बात करते हैं प्रतिदिन कितना, तो प्रतिदिन ये आपसे 150 टन मक्का और चावल से, 150 टन इसकी जो कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मक्का और साथ में क्या चावल से क्या होगा आपका, ये कितना लीटर एथेनॉल बनेगा, तो 65,000 लीटर जो क्या है एथेनॉल यहाँ पर बनाया जाएगा। उत्पादन जो इसकी क्षमता रहेगी वो ये है, ठीक है। चलिए एथेनॉल यानी कि एक किस्म से कह सकते हैं पेट्रोल के अंदर मिक्स करने वाला आपका ये तत्व। चलो एक बार बात कर ही लेते हैं, इथेनॉल क्या है आपका, इथेनॉल है क्या। तो ये सबसे पहले बात करें, ये आपका रंगहीन कार्बनिक तरल, एक स्पष्ट रंगहीन आपका कार्बनिक तरल है भाई, कार्बनिक तरल है। साथ में बात करते हैं वैकल्पिक ईंधन स्रोत है, यानी कि इसको वैकल्पिक के तौर पे यूज किया जा सकता है, ईंधन है आपका ये, ठीक है। और रासायनिक विकल्प के रूप में कार्बन यौगिक भी है, कह सकते हो आप इसको, ठीक है भाई। चलिए यहां पर हम इसको बस इतनी बात करेंगे, यानी कि ये क्या आपका एथेनॉल, क्या आपका एथेनॉल एक रंगहीन कार्बनिक तरल है, वैकल्पिक है। और साथ में इसको हम कहां पर यूज करते हैं भाई, पेट्रोल डीजल के अंदर इसको मिलाया जाता है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आपका। हम इसको क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका एक संयंत्र लगा दिया गया है अपनी तरीके का, तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलो अब हम भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान में 9% पेट्रोल के अंदर इसको शामिल किया जाता है, पेट्रोल को शामिल किया जाता है इसके साथ, और ईंधन के एथेनॉल से मिश्रण हासिल किया है। और भारत इसको 2025 तक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2025 तक टारगेट क्या रखा है, तो 20% एथेनॉल इसके अंदर शामिल करना, ये इसका टारगेट है। यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आपका कहां पर लगाया गया है, तो बिहार के अंदर लगाया। बिहार के अंदर किस जगह पर लगाया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने बता दिया, ईस्ट इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड इसको लगा रही। बिहार के जो सीएम साहब उन्होंने उद्घाटन किया, 150 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, 15 एकड़ में आपका लगेगा। क्षमता की बात करते हैं तो 150 टन मक्का और चावल से कितना आपका 65,000 लीटर का नहीं है, यहाँ पर क्या निकाल देगा आपका एथेनॉल। और 2000 आगे चल करके 25 तक हम कितने प्रतिशत मिक्स करेंगे, तो 20% तक हम यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा का विषय है, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर अगला भी, और ये भी प्रदूषण से संबंधित था, कह सकते हैं आपका नेचुरल पीस से संबंधित था, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बन जाता है। अगला भी आपका बसवा जयंती चर्चा में है भाई, कहां मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, बसवा जयंती चर्चा में है, कहां मनाई गई भाई, कहां मनाई गई है, ठीक है भाई। बस सबसे पहले बात करते हैं बसवा है कौन भाई। बसवा आपके क्या है, दार्शनिक है, पूरा नाम क्या है इसका, इनका, तो ये दार्शनिक है बसवेश्वर दार्शनिक हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं ये भाई। बसवेश्वर क्या आपके प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, क्या है आपके फिलोसफर हैं, कह सकते हो आपके दार्शनिक है, ठीक है। और कब मनाई गई इनकी, 3 मई 2022 को इनकी जयंती मनाई गई है, 3 मई 2022 को इनकी जयंती मनाई गई है। कहां पर मनाई गई है, क्वेश्चन तो है ही है, कब जयंती कब मनाई गई है, 3 मई 2022 को इनकी जयंती मनाई गई है। और ये जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे भाई, जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखेंगे। इनका संबंध कहां से है, तो कर्नाटक से भाई, कर्नाटक में आपकी ये मनाई गई, कहां पर, कर्नाटक के अंदर राजधानी क्या है भाई, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी बात करें, सिलिकॉन सिटी की अगर हम बात करते हैं, सिलिकॉन सिटी कौन सी है, तो आपका ये बेंगलुरु ही है। अपना लोगो जारी करने वाला शहर भी कौन सा आपका, ये बेंगलुरु ही है। आईटी कह सकते हो, आईटी सिटी भी आपका क्या है, बेंगलुरु ही, इसको भी जाना जाता है, आईटी से संबंधित भी काम यहाँ पर किए जाते हैं। अब बात आती है बसवा जयंती की बात करते हैं, तो बसवा जयंती कर्नाटक के अंदर मनाएंगे। ये भाई आपके क्या थे, समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है, साथ ही इन्होंने क्या, जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, ये समाज को एकरूपता लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कौन आपका रामानुजाचार्य
रामानुचार्य की अगर हम बात करते, उनके समकालीन थे, उन्हीं की तरह ये काम करते हैं। संत रामानुचार्य, संत रामानुचार्य, यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है बड़ा शानदार सा। अभी हाल में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहां पर की गई है? तो आपका हैदराबाद, हैदराबाद जीयर एकेडमी। कहां पर भाई? आपका जीयर जो एकेडमी थी, एकेडमी में इनकी स्थापना की गई, हैदराबाद जीयर एकेडमी में। ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं इनकी क्या मूर्ति बनाई गई थी, बैठी हुई मुद्रा में इनकी कह सकते हो किस प्रकार की मुद्रा में इनकी मूर्ति बनाई गई? ये भी संत रामानुचार्य की स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी यहाँ पर, और इन्हीं की तरह ये काम करते थे। अब बात आती है क्या थे? दार्शनिक थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के, दुनिया के पहले फिलोसफर कौन है? दुनिया के पहले फिलोसफर सुकरात है भाई। कौन आपके दुनिया के पहले फिलोसफर? सुकरात, सुकरात है। दुनिया के पहले फिलोसफर कौन है? सुकरात है। काफी बार पूछ लिया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि दुनिया के पहले फिलोसफर तो सुकरात है, लेकिन पूछिए पॉलिटिक के पहले फिलोसफर कौन है? पॉलिटिक के पहले दार्शनिक कौन है? तो ये प्लूटो है। प्लूटो भाई, कौन आपके? प्लूटो है। ठीक है। और यहीं पर पूछ लेते कि पॉलिटिक के पिता कौन है? तो पिता की बात करूं तो अरस्तु है भाई आपके। अरस्तु के यहाँ पॉलिटिक के फादर ऑफ पॉलिटिक कौन आपके? अरस्तु है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ध्यान रखिए। इसी तरीके से बसवा भी आपके क्या थे? बसवा भी दार्शनिक थे, और ये भारत में फैली समाज में बुराइयों को दूर करने के चक्कर में थे। हाँ, सुकरात साहब की एक बात ध्यान रखना है, वो एक बात बोलते थे कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। और बुद्धिमान क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और अगर मैं जानता नहीं हूं तो फिर मैं क्या करूंगा? सीखने की कोशिश करूंगा। इन्होंने क्या बोला? मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। और बुद्धिमान व्यक्ति क्यों? क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मैं जानता ही नहीं कुछ भी, और कुछ जानूंगा नहीं तो सीखूंगा। और जिस दिन सीखना बंद कर दूंगा उसी दिन मेरी डेथ हो जाएगी। इंसान कब मरता? शरीर से कब मरता है? शरीर से तब मरता जब भगवान उसको मारता, प्राण निकल जाते हैं। लेकिन मन से, दिल से कब मरता? जिस दिन वो सीखना बंद कर देता। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो बसवाराज की यहाँ पर जयंती बनाई गई है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है भाई, ओके। ये इन्होंने किस इसकी कब की बात है भाई? बसवा थे कौन? इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप। देखिए, ये भाई आपके कल्याणी वंश के शासनकाल के दौरान, कौन सी वंश के दौरान भी पूछ लेगा, किस वंश के समकालीन थे कल्याणी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो मैंने कमेंट करी है। कल्याणी या चालुक्य है? कल्याणी, चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान, कौन से वंश के शासनकाल के दौरान भाई इनका शासन था? कल्याणी या कल्याणी चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान 12वीं शताब्दी के कवि, दार्शनिक और समाजसुधारक क्या थे आपके? ये बसवा। तो ये आपके 12वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी के? 12वीं शताब्दी के कवि थे आपके, दार्शनिक थे और समाज सुधार, तीनों काम करते थे। कवि भी कविता भी करते थे, समाज सुधार भी करते, यानी कि साहित्य भी लिखते थे। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। इनका जन्म बसवा वैशाख महीने के तीसरे दिन शुक्ल पक्ष में। जन्म की अगर हम बात करते हैं, जन्म कब हुआ? तो बैसाख, हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख जो महीना है उसके तीसरे, बैसाख महीने के तीसरे दिन शुक्ल पक्ष, तीसरे दिन शुक्ल पक्ष में पड़ता है इनका जन्म। अब जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपका बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन पड़ता, तो ये कभी अप्रैल में पड़ेगा, कभी मई में पड़ेगा भाई, कभी अप्रैल में पड़ेगा, कभी मई में पड़ेगा, क्योंकि दिन घटते बढ़ते रहते हैं एज पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और इस बार जो आपका मनाया गया, कब मनाया? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 मई 2022 को हम कह सकते हैं इनका क्या मनाया? बसवराज का। कल्याणी या चालुक्य वंश के 12वीं शताब्दी के समय के ये आपके प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक थे। ध्यान रखेंगे, इन्होंने इन्होंने समाज की स्थापना करी थी भाई, संप्रदाय की। तो इन्होंने सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बसवन्ना लिंगता है आपका, बसवन्ना लिंगायतवाद के संस्थापक कौन थे? बसवन्ना लिंगायतवाद के संस्थापक कौन थे? तो आपके बसवाराज ही थे। बसवाराज आपके बसवन्ना लिंगायत राज के संस्थापक, बसवन्ना लिंगायत राज के संस्थापक कौन थे? तो आपके यही थे भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये संत रामानुचार्य शैव धर्म पर आधारित है। अगर बात करें तो किस पर आधारित है? आपका शैव धर्म पर ये संप्रदाय आधारित था, धर्म पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। कौन से धर्म पर? शैव धर्म पर आधारित था। ये भी आप लोगों को मालूम। जाति व्यवस्था से मुक्त समाज चाहते थे। मैंने बात करी ना जाति प्रथा, यानी कि जाति से मुक्त समाज की इनकी कल्पना करते थे कि समाज के अंदर कोई जाति नहीं होनी चाहिए, हर इंसान एक बराबर है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अंधविश्वास और रीति रिवाजों को इन्होंने क्या किया? अंधविश्वास की बात करें थोड़ा सा, तो अंधविश्वास के खिलाफ भी थे भाई, ये अंधविश्वास के खिलाफ थे। साथ ही लिंग भेद के खिलाफ भी थे, कह सकते हो क्या? लैंगिक भेदभाव और पशु बलि की निंदा करते थे। ये क्या आपका लैंगिक भेदभाव व
पशु बलि की निंदा करते थे, लैंगिक भेदभाव व पशु बलि की भी निंदा करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई ठीक है, ओके। चलो अब हमने बात करी यहाँ पर किसकी बात करी, एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बसवराज की बात, जयंती की बात करी। बसवराज जयंती कहाँ पर, बिहार के अंदर मनाई जाती है, बिहार के अंदर मनाई जाती है। सीएम साहब ने इसका क्या किया है, मनाने की घोषणा की भी बात करी है। साथ ही हम बात करते हैं बसवराज को, सॉरी बिहार के अंदर, माफी चाहूंगा भाई, कहाँ पर मनाई गई आपकी, कर्नाटक के अंदर मनाई गई है। और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में इन्होंने कौन सा आपका लिंगायतवाद, बसवन्ना लिंगायतवाद की संप्रदाय की स्थापना करी। शैव धर्म पर यह संप्रदाय आधारित था। बसवराज बसवेश्वर 12वीं शताब्दी के आपके कल्याणी चालुक्य वंश के समय में कवि थे, समाज सुधारक थे, आप कह सकते हैं उनको दार्शनिक थे। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये बात करी है, दार्शनिक थे। और ये इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया, समाज में से जाति मुक्त समाज की तरफ इन्होंने इशारे किया कि समाज में कोई जाति नहीं होनी चाहिए। जब दार्शनिक की बात आई तो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो कि रिपीटेशन में है आपका, कि दुनिया के पहले फिलोसोफर कौन थे, तो सुकरात थे। दुनिया के पहले दार्शनिक पिता पॉलिटी के कौन, दार्शनिक पिता पॉलिटी के कौन थे, तो प्लेटो थे। और यहाँ पर हमने बात करी कि पॉलिटी के पिता कौन थे, तो अरस्तु थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इन तीनों का संबंध कहां से, भाई ये तीनों के तीनों कौन थे, आपके यूनानी थे, ध्यान रखेंगे। और ये बसवराज जो साहब है, ये हमारे भारत के अंदर पैदा हुए हैं, भारतवासी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कर्नाटक में इसको जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। जन्म की बात करें तो इनका शुक्ल पक्ष बैसाखी के तीसरे दिन जन्म हुआ है, जो इस बार आपका 3 मई को यहाँ पर ये 3 मई को ये हुआ है भाई, ठीक है। 3 मई को जयंती मनाई गई है। ये अप्रैल मई में आगे पीछे होता रहता है। एक बार इसको रफ करूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आज का, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा सा समय भाई आपको देना पड़ेगा क्लास के लिए, ठीक है। क्लास आपके बीच में जो इसका समय देना पड़ेगा भाई, अगर पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भाई आपको, बाड़ो जनजाति चर्चा में है, क्यों भाई बाड़ो जनजाति, क्वेश्चन नंबर 5, बाड़ो जनजाति चर्चा में है, क्यों भाई। देखिए, बाड़ो जनजाति चर्चा में सबसे पहले तो बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये भी भाई, बाड़ो जनजाति और इंपोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रेजेंट ही लगा रहे हैं आपके विशेष। तो बाड़ो जनजाति की बात करें तो सबसे पहले इसका संबंध कहाँ से भाई, आपका जनजाति का संबंध, तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ से, असम से है। असम के अंदर बाड़ो जनजाति ने अभी अपना 61वां सम्मेलन किया है, इसलिए अभी वर्तमान में चर्चा में। कौन सा सम्मेलन किया इन्होंने, 61वां सम्मेलन किया। और इसमें आपके इस बाड़ो जाति के सम्मेलन में कौन गए हैं आपके, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रह जाएगा भी आपका। तो ये जो सम्मेलन किया है, साहित्य सभा कह सकते हो आप, बाड़ो साहित्य सभा आयोजन किया है, सम्मेलन कह सकते हो इसको, साहित्य सभा कह सकते हो। 61वां नंबर का था भाई ये आपका। ये 2 से 4 मई, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, 2 से 4 मई तक इसका आयोजन रहा भाई आपका। 2 से 4 मई तक ये आयोजन चला है। और याद रखेंगे, इसमें नोट डाल के लिखेंगे, नोट आपसे पूछे कि किस जनजाति के सम्मेलन में या साहित्य सम्मेलन में या साहित्य सभा में राष्ट्रपति ने भाग लिया, तो रामनाथ कोविंद जी ने इसमें भाग लिया था। किसमें भाग लिया था, रामनाथ कोविंद जो साहब है, इन्होंने भाग लिया था यहाँ पर भाई। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के फर्स्ट नागरिक हैं, राष्ट्रपति साहब हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति साहब हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। रामनाथ कोविंद जी ने इसमें भाग लिया, याद रखेंगे इस बात को। और एक और चीज देखेंगे कि असम के अंदर बाड़ो जो जाति है जनजाति अपने अलग स्टेट की मांग कर रही है, अलग राज्य की मांग कर रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब राज्य की बात आती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश क्षेत्र बना था आपका, एक कब बना था, 1953 में। और राज्य की बात करते तो कब बना, 1956 में। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश प्रांतों के उस समय की बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांत आपके 12 थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब देश 15 अगस्त 1947 को तो 29 भागों में बांटा गया। और कैटेगरी और एक कैटेगरी जो आपकी घ थी, इसके अंदर कौन था, खाली अंडमान निकोबार। आपसे पूछ ले कि किस कैटेगरी में, घ कैटेगरी में कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक कैटेगरी के अंदर है शामिल था, जिसमें केवल अकेला ही था घ कैटेगरी के अंदर, ठीक है। चलो शानदार क्वेश्चन बन जाता है आपका। एक में 10 थे, 10 और 1 9 19 10 10 20 29 हो गए। चलो 8 है शायद मेरे ख्याल में,
9-8 कुछ ऐसी होगा भाई, ठीक है, दिमाग से निकल गई बातें, देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके, 4 कैटेगरी में और सबसे एक कैटेगरी में एक ही था। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, तो बोडो जनजाति की। तो बोडो जनजाति का संबंध कहाँ से, असम से, और आपके राष्ट्रपति साहब ने यहाँ पर भाग लिया। जब राष्ट्रपति की बात लेते तो राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन आता कि भारत रत्न प्राप्त करता तो आप बता देंगे, लेकिन भारत कह सकते हैं उपनाम, भारत रत्न उपनाम से किसको जाना जाता है, तो ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत रत्न उपनाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या था। क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता था, किस उपनाम से जाना जाता, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बना, ठीक है। साथ ही बात करते हैं सीएम भी रहा, फिर बात करते हैं लोकसभा आपका अध्यक्ष भी रहा, फिर बात करते हैं चुनाव हारा राष्ट्रपति का, ठीक है, चुनाव भी हारे हैं राष्ट्रपति के, सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे भाई, सीएम भी रहे हैं, आपके साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और चुनाव हारे हैं, और उसके बाद क्या हुआ, वो निर्विरोध चुने भी गए भाई, ठीक है, निर्विरोध चुने भी गए, यानी कि बिना चुनाव के उनको चुना भी गया। क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं है, पुराने रेपिटेशन की क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के लिए, इनको चुनाव में किसने हराया था, इन्हें चुनाव में किसने हराया था, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति था कौन, तो ये आपके नीलम संजीव रेड्डी जो साहब थे, वो कहते हैं राष्ट्रपति थे। एक और चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग, नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति थे तो एक और यहाँ पर बात आती है आप लोगों की, और वो ये है कि भाई नीलम संजीव रेड्डी ने ही 25 जुलाई से शपथ लेना प्रारंभ किया था, 25 जुलाई से, जो कि अब तक चला रहा है, शपथ लेना प्रारंभ किया था। तो ये आपका राष्ट्रपति का क्वेश्चन था। रामनाथ राष्ट्रपति की अगर बात करते थे, क्वेश्चन यहाँ पे माधवपुर मेले के अंदर, माधवपुर मेले में इन्होंने उद्घाटन किया था। माधवपुर मेले का संबंध किससे है, तो कृष्ण भगवान से, किससे है, कृष्ण भगवान से संबंध है, ठीक है भाई। माधवपुर मेले का भी संबंध कहां से, कृष्ण भगवान से। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका बसवा का। मैंने यहाँ पर सॉरी बोडो जनजाति की बात करी है, तो बोडो जनजाति को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये भी असम कोड की स्थापना क्यों की गई थी, असम कोड की स्थापना के समय पीएम कौन थे, तो पीएम की असम कोड के समय पीएम कौन थे आपके, तो राजीव गांधी थे, कह सकते हो आप। राजीव गांधी ने असम अकोड की स्थापना करी थी। किसकी, असम अकोड की स्थापना करी थी। उद्देश्य क्या था, जो ओरिजिनल आसामी जो लोग हैं, आसामी लोगों की पहचान करना, आपसे सीधा पूछेगा असम अकोड की स्थापना क्यों की गई थी, तो बांग्लादेश के साथ वार के बाद, जो पाकिस्तान के वार के बाद जब बांग्लादेश अलग हो, तो वहां से बहुत सारे लोग विस्थापित होकर के कहा है भारत के अंदर, और नजदीक था आसाम, और आसाम के अंदर आए। आसाम के लोगों ने वहां पर क्या दंगे दूंगे, वहां पे उन्होंने बोला कि हमारी संस्कृति को खराब कर दी, इसलिए असम अकोड की स्थापना। ओरिजिनल आसामी लोगों की पहचान करने के लिए किसकी स्थापना की गई, असम अकोड की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपके बीच में क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। अभी हाल ही में योजना चर्चा में है, बड़ी बेहतरीन योजना है, बहुत ही बेहतरीन शानदार योजना है। अब योजना चर्चा में है, शानदार योजना है, तो जरूरी है उसका जिक्र होना चाहिए। तो क्यों चर्चा में है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, महाराष्ट्र राज्य है, एमएच कर देता हूं इसमें, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक चर्चा में है। क्यों महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक चर्चा में है, क्यों? सीधी सी बात करें, जब बैंक की बात आती है तो सीधा रुपए पैसे की बात आती है ना। रुपए पैसे के लिए क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो हमारे अंदर है नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी बैंक की बात कर रहे हैं। तो बैंक के लिए क्या चाहिए भाई आपका, तो बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो इसने एक योजना लॉन्च की है, इसलिए चर्चा में आपका जीवहाला योजना। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जीवहाला योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका संबंध पूछे तो किससे, इसका संबंध, जीवहाला योजना का संबंध किससे है, तो कैदियों से है भाई, कैदियों से है। कैदी कौन से, जो जेल के अंदर है भाई,
अब इसका क्या है भाई, जीवहाला योजना के, ये योजना क्या है, तो इसमें क्या किया जाएगा भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे गलती हो जाती है। देखो इंसान से गलती कभी भी हो सकती है, गलती हो गई, उसकी जेल हो गई, अब वो घर में कमाने वाला अकेला, तो उसके पीछे जो परिवार है, उस परिवार को रुपए पैसे की जरूरत है, तो उसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पर ऋण देने की बात करी गई। तो जीवहाला जो आपका योजना प्रारंभ की गई, तो महाराष्ट्र के सहकारी बैंक के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यानी कि जो जेल के अंदर बंद व्यक्ति है, कैदी है, उसके परिवार को मेडिकल सुविधा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, खाने पीने खर्चे के लिए एक ऋण योजना दी गई है, ऋण योजना शुरू की गई, और अपने तरीके की देश के अंदर पहली योजना है भाई ये जीवहाला योजना। देश के अंदर, देश में अपनी तरह या कैदियों के लिए अपनी तरह की पहली योजना है भाई, याद रखेंगे। इसमें क्या होगा जीवहाला योजना में, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू किया है। राज्य सहकारी जो बैंक है, ये जो कैदियों को क्या देगा भाई, आपका ये कैदियों को ऋण देगा, सस्ता ऋण देगा। अब कईयों के चक्कर दिमाग आकाश हम भी महाराष्ट्र में तो कैदे होते हैं बेटा, पैसे के लिए कैद में जाना पड़ता है ना, ठीक है। ऋण कितने प्रतिशत ब्याज पर, 7% ब्याज पर, कितना, 50,000 रुपए ऋण दिया जाएगा, 50,000 रुपए ऋण यहाँ पर दिया जाएगा। किस खर्च के लिए भाई, घर खर्च कह सकते हो आप इसको, स्वास्थ्य खर्च कह सकते हो आप इसको, खाना पीना या पढ़ाई, किसी पर भी खर्च करे 50,000 रुपए यहाँ पर ऋण दिए जाएंगे कैदियों को। और जीवहाला योजना अपनी तरीके के देश के अंदर कैदियों की सहायता के लिए भी, कैदियों की क्योंकि कैदियों की सहायता के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। देखिए कोई व्यक्ति जन्म से गलत नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता, सिचुएशंस और जो समय उस व्यक्ति को खराब और गलत बना देता, और जब क्रोध में आकर के बंदा फैसला लेता तो वहां पर वो नुकसानदेह होता है। यही बात होती है जो बेचारे कैदी होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो गलती से गलती होती है उनसे, लेकिन उनको सजा भुगतनी पड़ती है। भाई गलती की सजा तो लेनी ही पड़ती है, गलती की सजा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो सजा क्या है आपकी, सजा सीधी सी है, टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो घूमते रहना फिर 1 साल, फिर मेरे जैसे के चक्कर में पड़े रहना, है ना। जो दुकान चला रहे, बड़ी बड़ी दुकान चला रहे हैं लोग, हम तो कुछ भी नहीं है इस फील्ड के, बहुत बड़े बड़े लोग दुकान चला रहे हैं, फंसे रहना उनके चक्कर में, देते रहना, करते रहना उनके भरपेट। भाई सीधी सी बात है, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। मेहनत भी ये समझने, मतलब अगर पेपर भी ये देखिए यार किसके फंस गया मैं, ठीक है। घर वाले फकर से बोले, मैं काफी बार एक बात बोलता हूं कि जिस दिन तुम पैदा हुए तो उस दिन भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन तुम्हें धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है। क्यों बाप बोलता है मेरे बेटे ने ऐसा काम किया कि वो आज नौकरी लगकर बड़ी खुशी होती है उसको। तुम तनख्वाह देते हो क्या? तनख्वाह नहीं देते हैं। 90% लोग माँ बाप को तनख्वाह नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बट खुशी होती है उन्हें कि भाई ये ठीक है, अपना कमा के खा रहा है, ठीक है। तो चलिए उनकी खुशी के लिए कुछ कर लो भाई। बाकी आप लोग समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। स्टेज के ऊपर से बोल रहा हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो कैदियों को अपनी तरीके की पहली ये यहाँ पर योजना दी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको कौन सी जेल से इस योजना को, पायलट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर हम बात करें कौन सी जेल से इसको, तो यरवदा भाई, यरवदा जो आपकी जेल है, सेंट्रल जेल पुणे, यरवदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल जेल पुणे से इसको लॉन्च किया गया है या इसको लागू किया गया, आरंभ किया गया। और लगभग कितनी जेलों में चलने वाली है? 60 जेलों में ये योजना चलने वाली है। यरवदा हरियाणा के अंदर कितनी जेल है? 19 जेल है। बड़ी जेल कौन सी आपकी? अम्बाड़ा है। नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ हुई थी? अम्बाड़ा जेल के अंदर। 3 क्वेश्चन हरियाणा के। हरियाणा के अंदर कितनी जेल है? 19 जेल है। सबसे बड़ी जेल कौन सी आपकी? अम्बाड़ा है। और नथुराम गोडसे को कहां पर फांसी हुई थी? यहीं पर हुई थी। जब अम्बाड़ा की बात है तो याद रखना एक और क्वेश्चन आपका, 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन याद रखना भाई। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कौन सा? जहां पे क्या था आपके? राफेल आए थे। राफेल कितने राफेल आए थे? तो 5 राफेल। कितने राफेल आपके? 5 राफेल आए थे, याद रखेंगे। तो पहली पोस्टिंग कहां हुई राफेल की, अगर ये पूछे तो ये भी आपका बन जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 2022 में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई, पहली महिला कौन थी जो राफेल उड़ाने वाली, जिसने इसके अंदर भाग लिया था भाई, ठीक है। चलिए भाई, कैदी इसके लिए किसी भी प्रकार के, हाँ नोट डाल के आप इसको देख सकते हैं, नोट, किसी भी प्रकार की गारंटी, किसी भी प्रकार की किसी की कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार को आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये योजना यहाँ पर लॉन्च की है। फिर बोलता हूँ एक बार, देखिए एमएच राज्य सरकारी, महाराष्ट्र राज्य सरकारी सहकारी बैंक चर्चा में है। जीवहाला योजना इसने स्टार्ट किया। जीवहाला योजना की अगर हम बात करते हैं तो कैदियों को सहायता दे रही है, ऋण दे रही है 50,000 रुपए 7% ब्याज पर। जो कैदी अकेले हैं, जो अपने घर परिवार को क्योंकि अकेले लोग हैं, खर्चा नहीं चला, तो उनको ये ऋण दिया जा रहा है। अपनी तरह का पहली ये कैदियों की क्या भाई, अपनी तरह की पहली कैदियों की ये मदद है। और ये कहां से हो रही है? आपकी यरवदा जेल, सेंट्रल जेल। कहां पर
आपकी ये पुणे के अंदर है, कहां पर आपकी ये पुणे के अंदर है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करें 60 जिलों के अंदर आपकी ये योजना चलने वाली है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता। जीवहला योजना को भूलेंगे नहीं भाई, आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जीवहला योजना आपकी चर्चा में है, क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, ओके दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज के बाद जब भी क्लास रहेगी कोशिश रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, ठीक है। तो 6 तारीख है जून, करंट के हिसाब से हम बात करते हैं तो आज के आपके 6 क्वेश्चन थे। 6 इंटू यहाँ पे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे दे चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को शेयर करें, प्यार दिखाएं ज्यादा। थैंक यू, जय हिंद।